हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। और एफिड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सरसों का एफिड के बारे में हमने डायग्राम के माध्यम से उसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस कर लिया था और उसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट फेस्ट हैं जो विश्वव्यापी अपन बात करें तो सभी देशों के अंदर इसका क्या है, प्रकोप है, जिसको व्हाइट एंट के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं टर्माइट्स के बारे में और ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट पेस्ट हैं और इसकी अलग अलग तरीके की लाइफ साइकिल हैं। सबसे पहले इसमें 4 प्रकार के जो एक हम टर्मिट एरिया होता है उसमें किस तरीके के कौन कौन से सैनिक का क्या काम होता है और उसके बाद में राजा का क्या काम होता है, रानी के क्या काम होता है, इनकी क्या क्या दिनचर्या होती है, कैसे ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और कैसे ये प्लांट्स में किस तरीके से ये नुकसान पहुँचाते हैं और इनके लिए नुकसान के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में डिस्कस करें तो ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है। और गण के बारे में बात करें तो आइसोपटेरा गण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आइसोपटेरा गण के अंतर्गत आता है। और कुल इसकी क्या है? टर्मिटिडी कुल है। टर्मिटिडी इंपोर्टेंट कुल है और इस कुल के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज की इस क्लास में हम टर्माइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? टर्माइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दीमक के बारे में डिस्कस करेंगे। दीमक के बारे में डिस्कस करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, इसमें सबसे पहले क्या है? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या है? ओडेंटोटर्मिस ओबेसियस। ओडेंटोटर्मिस क्या है? ओबेसियस इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। और इसका ओडेंटोटर्मिस ओबेसियस इस वैज्ञानिक नाम को ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में जो पूछा जाता है ओडेंटोटर्मिस ओबेसियस इसके बारे में ही एग्जाम में पूछा जाता है। दीमक या व्हाइट एंट विश्व के समस्त उष्ण और उपोष्ण, यानी कि हम बात करें एक तो उष्ण जलवायु के अंदर, एक उप उष्ण जलवायु कटिबंध क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। यानी कि कहने के मतलब यह है कि जो ओडेंटोटर्मिस ओबेसियस है ये व्हाइट एंट के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व में समस्त जो जलवायु हैं, जलवायु की 2 प्रकार की होती हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया। टेम्परेटेड एरिया के बारे में नहीं बात करा मैं, उष्ण और उपोष्ण उपोष्ण जलवायु जो होती हैं उन देशों के अंदर जिनकी जलवायु सब ट्रॉपिकल हो, ट्रॉपिकल हो, एक तो क्या हो? ट्रॉपिकल, एक तो क्या हो? ट्रॉपिकल हो और एक क्या हो? और दूसरी हम बात करें एक क्या हो? सब ट्रॉपिकल हो। कौन सा हो? सब ट्रॉपिकल हो। तो इन जलवायु के अंतर्गत हम बात करें तो एक तो ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल देशों में पाई जाती है। इसके लक्षण के बारे में बात करें, दीमक एक सामाजिक कीट है तथा टर्मिट एरिया के अंदर निवाह करता है। किसमें निवाह करता है? टर्मिट एरिया के अंदर निवाह करता है। यानी कि हम बात करें दीमक के बारे में तो दीमक एक सामाजिक कीट है जो टर्मिट एरिया के अंदर क्या करता है? निवास करता है। किसमें करता है? टर्मिट एरिया के अंदर निवास करता रहता है। और टर्मिट एरिया श्रमिकों में बनाई जाती है। टर्मिट एरिया में दीमक की विभिन्न जातियां, टर्मिट एरिया में दीमक की विभिन्न जातियां हैं पाई जाती है। और शारीरिक बनावट और कार्य के निष्पादन की दृष्टि से इन जातियों को श्रमिक, सैनिक और राजा और रानी, श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी, यानी कहने का मतलब है एक टर्मिट एरिया बनाया जाता है दीमक के द्वारा, एक दीमक की श्रमिक प्रजाति के द्वारा इस तरीके का एक टर्मिट एरिया, मिट्टी का एक टर्मिट एरिया बनाया जाता है। इस टर्मिट एरिया के अंदर 4 प्रकार की हम बात करें तो इसमें 4 प्रकार की जातियां रहती है। एक तो राजा और रानी रहती है जो शाही फैमिली के नाम से जानी जाती है, एक सैनिक रहता है और एक क्या रहता है? श्रमिक रहता है। यानी कि टर्मिट एरिया के बारे में हम बात करें तो एक तो क्या रहता है? राजा रहता है और एक क्या रहती है? इस टर्मिट एरिया में रानी रहती है और एक होता है जो सैनिक, शत्रुओं की रक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। और एक हम बात करें एक जो होता है टर्मिट एरिया जिसको श्रमिक कहते हैं। ये 4 प्रकार की जाति के क्या पाए जाते हैं इसमें? इस तरीके के टर्मिट एरिया के अंदर जो व्हाइट एंट हैं उनमें पाया जाता है। तो एक तरीके से सोशल कीट के नाम से जाना जाता है, याद रखना, सामाजिक कीट के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा है? जिसे व्हाइट एंट के नाम से जाना जाता है। दीमक एक सामाजिक कीट है जिसे टर्मिट एरिया के अंदर निवाह में रहता है और टर्मिट एरिया श्रमिकों से बनाई जाती है। टर्मिट एरिया किस में बनाई जाती है? श्रमिकों में बनाई जाती है। और यहाँ पे हम देखें तो टर्मिट एरिया में दीमक की विभिन्न जातियाँ शारीरिक बनावट और कार्य के निष्पादन की दृष्टि से इन जातियों को श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी के अंतर्गत हम बात करें तो आगे हम देखते हैं
किया जाता है, जो श्रम विभाजन का एक आदर्श उदाहरण है, में विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है, जो श्रम विभाजन डिवीजन का एक क्या है? आदर्श उदाहरण है। तो ये हम बात करने वाले हैं, हम बात ये करने वाले हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं आज की क्लास में टर्माइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दीमक जिसको बोलते हैं, आपने बताया दीमक लगने के बाद में पूरा फर्स्ट जो पूरा पौधा होता है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और क्या हो जाता है? सूख कर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा टर्मिट एरिया हम बात करें, जो आपने देखा होगा किसी पेड़ के, आपने इस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया होगा अपने घर पे इस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया होगा, या तो प्लांट के अंदर स्टेम वाले भाग पर भी इस तरीके से टर्मिट एरिया बना लेते हैं। जब बहुत सारे हम बात करें पानी की, इसमें नहीं दे रखा है, पानी नहीं, और उष्ण उपोष्ण जलवायु मतलब जहाँ पर सूखापन ज़्यादा है, और ऐसी कंडीशन में नीचे तो ये रहती है टर्मिट एरिया, नीचे तो रूट के पास में तो रहती है, लेकिन ये ऊपर टर्मिट एरिया बनाते बनाते ऊपर की तरफ स्टेम तक आ जाते हैं कभी कभी, और पूरे पेड़ में स्टेम वाले भाग को, कौन से वाले भाग के? तने वाले भाग को और जड़ वाले भागों को क्या कर देते हैं? ये खोखला कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब इस तरीके से इस टर्मिट एरिया में बहुत संख्या में क्या पाई जाती है? दीमक पाई जाती है, और ये दीमक लगने पर पौधा पूरा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो एक टर्मिट एरिया के बारे में हम बात करें, जैसे एक टर्मिट एरिया है, ये टर्मिट एरिया है, इस टर्मिट एरिया में हम देखें तो एक तो इसमें रहती है, जैसे कि हम बात करें इस टर्मिट एरिया में एक तो रहती है, हम बात करें ये 4 अलग अलग प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, चारों अलग अलग प्रकार की क्या रहती हैं? प्रजातियां रहती हैं। ये देखो, ये चारों अलग अलग प्रकार की प्रजातियां रहती हैं। एक हम बात करें, एक के अंदर इसको हम डिवाइड करें तो ये जैसे श्रमिक है, क्या है? श्रमिक है, और इसको हम श्रमिक नाम दे देते हैं। और आगे हम बात करें, ये रेड वाला जो है इसके बारे में बात करें तो ये जैसे राजा है, और ये ब्लैक वाले के बारे में बात करें तो ये क्या है? रानी है। और इसके बाद में लास्ट वाला हम बात करें तो इसके बारे में हम देखें तो ये क्या है? ये क्या है? श्रमिक है, सॉरी सैनिक हैं। और ये पूरा क्या है? ये पूरा टर्मिट एरिया है। क्या है ये? टर्मिट एरिया। ये पूरा क्या है? टर्मिट एरिया। अब देखो, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि एक ये टर्मिट एरिया है जो व्हाइट एंट के द्वारा बनाया जाता है, सफ़ेद हम बात करें दीमक के द्वारा बनाया जाता है। तो दीमक क्या करता है? इस टर्मिट एरिया में 4 जातियां पाई जाती हैं। एक पाई जाती है श्रमिक पाई जाती है, एक हम बात करें एक पाई जाती है राजा पाई जाती है, एक रानी पाई जाती है, और एक सैनिक पाई जाती है। 4 इस टर्मिट एरिया में 4 जातियां पाई जाती हैं, जो श्रम डिवीजन यानी कि हम बात करें श्रम विभाजन का एक आदर्श उदाहरण है। ये पर्टिकुलर पेड़ है, आपने देखा होगा घर पर बहुत सारी किताबें पड़ी हुई होती है, बहुत टाइम होते हैं घर के दीवार पर, चौखट पर जो दरवाजा था उसकी चौखट पर हमने देखी होगी टर्मिट एरिया बनी हुई है, और उसमें लाखों हजारों आपके व्हाइट एंट यानी कि दीमक दिखाई देती है, जो पूरे उस जो लकड़ी होती है उसको भी क्या करती थी? उसका भी चूर्ण बना देती है, और अंदर से क्या कर देती है? खोखला कर देती हैं। तो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे? व्हाइट एंट के नाम से, और दीमक जो पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, और इसको सूटेबल क्लाइमेट मिलते हैं, जिन मुख्य रूप से कौन से क्लाइमेट में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? एक तो उष्ण और एक उपोष्ण जलवायु के अंदर। किसके अंदर? उष्ण और उपोष्ण जलवायु के अंदर ये पूछती है। और इस तरीके से तने के ऊपर भी ये बना लेती है टर्मिट एरिया, और इस तरीके से जड़ वाले भाग पर भी क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। अब हम 4 जातियों के बारे में डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद में नुकसान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 जातियां कौन सी? एक तो श्रमिक है, राजा है, रानी है, और क्या है? सैनिक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? श्रमिक के बारे में, फिर राजा और रानी के बारे में, फिर किसके बारे में? सैनिक के बारे में। तो देखिए, हम इन चारों जातियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जाति है कौन सी? श्रमिक। यानी कि हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? श्रमिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? श्रमिक के बारे में। यह निवह की बहुत बड़ी श्रम होती है, यानी कि निवह के मार्ग की बात करें तो निवह को हम बोलते हैं टर्मिट एरिया। टर्मिट एरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टर्मिट एरिया बोलते हैं। ध्यान रखना, निवह को क्या बोलते हैं? टर्मिट एरिया बोलते हैं। ये बहुत बड़ी श्रम, यानी कि हम बात करें बहुत बड़ी श्रम होती है, इसमें ध्यान रखना। ये डिवीजन की सबसे बड़ी, यानी कि सैनिक जो होती है, जो कुल सदस्यों की लगभग 80 से 90% होती है। कितनी होती है ये जो होती है, ये कुल सदस्यों की 80 से 90% तक होती है। कितनी प्रतिशत तक होती है? 80 से 90% तक होती है। ये आपको पता होना चाहिए। श्रमिकों के मुखांग मजबूत व दृढ़ होते हैं, और इनके जो श्रमिकों के जो मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं,
वो मजबूत और क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि श्रमिक के बारे में बात करें तो टर्मिट एरिया में बहुत बड़ी श्रम होती है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या होती है। और जो कुल सदस्यों की 100% इस टर्मिट एरिया में कोई सदस्य पाए जा रहे हैं अलग अलग। इसमें श्रमिक की जो है, श्रमिक को क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं। और इसकी संख्या लगभग हम बात करें 80 से 90% आती है। और इसका काम होता है, वर्कर का काम होता है श्रम, यानी कि काम करना, यानी कि भोजन का निर्माण करने के लिए, भोजन के लिए बाहर की तरफ जाना और भोजन बना के लेके आना राजा और रानी के लिए। यानी कि इस तरीके से, क्योंकि अब जैसे मुख्य रूप से भोजन का निर्माण करने के लिए मुख्य रूप से श्रमिक ही मुख्य योगदान निभाती है। जितना भी ज़्यादा श्रम विभाजन होता है, ध्यान रखना, पौधों पर जो ऊपर बना रही हैं, पौधों को जो खा रही हैं, वो कौन है, श्रमिक वाली जाति है। क्योंकि इनके मुखांग मजबूत और कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। इनके द्वारा परिवार का पालन पोषण और घर बनाने का कार्य किया जाता है। याद रखना, इनके द्वारा, श्रमिक के द्वारा परिवार का पालन पोषण और घर बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, श्रमिक के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लगभग हम इस टर्मिट एरिया के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे टर्मिट एरिया है, और इस टर्मिट एरिया में लगभग 5% के आसपास, यानी कि 2.5-5% के आसपास राजा और रानी पाई जाती है। और लगभग 10% के आसपास हम बात करें तो ये क्या पाई जाती है, इसमें सैनिक पाया जाता है। तो 80 से 90% संख्या किसकी होती है, वर्कर की होती है जातियों में। और इनका काम है, इनका क्या काम है श्रमिक का, इनके माउथ पार्ट्स मजबूत होने की वजह से, इसके मुखांक मजबूत होने की वजह से ये शरीर, ये परिवार जो होता है, पूरे टर्मिट एरिया में परिवार होता है जिसमें 4 जातियां, राजा, रानी, सैनिक, और सैनिक के बाद में इसके जो परिवार होता है उसका पालन पोषण करना, घर बनाने का कार्य करते हैं। तो वो कौन करते हैं, वो श्रमिक वाली जाति करती है। कौन करती है, श्रमिक वाली जाति करती है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा है सैनिक। सैनिक का क्या कार्य होता है, सैनिक का कार्य होता है निवाहक। इसकी संख्या कुल 3 से 5% होती है। यानी कि हम बात करें इस सैनिक के बारे में बात करें तो इस सैनिक की जो संख्या होती है वो 3 से 5% तक होती है। कितनी होती है, 3 से 5% तक इसकी क्या होती है, संख्या होती है। और हम बात करें उसके बाद में 10% के आसपास किसकी संख्या होती है, राजा और रानी की संख्या होती है। आगे हम बात करते हैं, इनकी संख्या कुल सदस्यों में 3 से 5% होती है। कितनी होती है, 3 से 5% इनकी संख्या होती है। सैनिकों के मुखांग असाधारण विकसित होते हैं, ध्यान रखना, इनके असाधारण से विकसित होते हैं जिनके द्वारा परिवार के सदस्यों की रक्षा की जाती है। अब देखो, रक्षा करने, सैनिक का क्या काम होता है, सैनिक का काम होता है रक्षा करना। सैनिक का क्या काम होता है, सैनिक का मुख्य रूप से काम होता है कि रक्षा करना। यानी कि हम बात करें कि परिवार के सदस्यों की रक्षा करना किसका काम होता है। यानी कि हम बात करें, एक इस तरीके से टर्मिट एरिया है और इसके बाहर चौकीदारी के रूप में रहता है, और उनको जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनसे बचाने के लिए काम कौन करेगा, वर्कर थोड़ी करेगा, नहीं, इसके लिए कौन करेगा, सैनिक। यानी कि रक्षा करने का पूरा काम किसका होता है, सोल्जर का होता है, यानी कि सैनिक का होता है। और इनके मुखांग कैसे होते हैं, असाधारण मुखांग विकसित होते हैं, असाधारण विकसित होते हैं। ध्यान रखना, कैसे होते हैं, असाधारण विकसित करते हैं। राजा और रानी, क्यून, किंग एंड क्यून, राजा और रानी कॉलोनी के स्थायी सदस्य होते हैं। राजा का कार्य मात्र मादा को निषेचित करना होता है, और रानी जो होती है कॉलोनी की संस्थापक तथा संस्थापक होती हैं। रानी दीमक निवाह में सबसे बड़े आकार की होती है। रानी दीमक 1 सेकंड में 1 अंडा देती हैं। 1 सेकंड में कितना अंडा देती है, 1 अंडा देती हैं। और यह क्रम संपूर्ण जीवन काल में चलता रहता है। मादा का जीवन काल 5 से 10 वर्ष का होता है। यानी कि हम बात करें तो मादा का जीवन काल कितना होता है, 5 से 10 वर्ष का जीवन काल, 5 से 10 वर्ष का होता है। मादा की कुल प्रजातियों में एक दिन में 0 से 80,000 अंडे देती हैं। कितनी, 80,000 अंडे देती हैं। यानी कि अंडे देने की मशीन कहलाती है। एक दिन में 0 से लेकर 80,000, यानी कि हम बात करें कुल मादा की कुछ प्रजातियां 80,000 तक अंडे दे सकती है। यानी कि एक दिन में, इसलिए इसे हमें अंडे देने की मशीन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, मादा, राजा और रानी का काम क्या है, उस शाही सदस्य होते हैं टर्मिट एरिया के, क्या होते हैं, शाही सदस्य होते हैं। और शाही सदस्य होने की वजह से इनका क्या काम होता है, केवल निषेचन की क्रिया करना। राजा और रानी निषेचित करते हैं, आप रानी को निषेचित करता है राजा, और रानी कॉलोनी की संस्थापक होती है। रानी क्या होती है, उस टर्मिट एरिया की संस्थापक कहलाती है। क्या कहलाती है, संस्थापक कहलाती है।
रानी दीमक नियम में सबसे बड़े आकार की होती है। रानी दीमक 1 सेकंड में 1 अंडा और ये क्रम संपूर्ण जीवन काल में चलता रहता है। मादा अपना जीवन काल में 5 से 10 वर्ष का होता है। मादा कुछ प्रजाति 1 से 0 से 80,000 तक अंडे दे सकती हैं, इसलिए हमें इसे अंडे देने की मशीन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंडे देने की क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं सामान्यतः हम बात करें सामान्य नियमों में 3 प्रकार की जनक जातियां होती हैं। एक दीर्घपंखी होता है, एक लघुपंखी होता है और एक पंख विहीन होता है। हम क्या बात कर रहे हैं? सामान्यतः हम बात करेंगे इसके अंदर सामान्यतः हम बात करें सामान्यतः एक जो टर्मिट एरिया होता है, हमने बात की थी, एक टर्मिट एरिया जो होता है इस तरीके से कोई टर्मिट एरिया होता है और इस टर्मिट एरिया में 3 प्रकार की जनक जातियां होती है। 3 प्रकार की क्या होती हैं? जनक जातियां होती हैं और 3 प्रकार की अलग अलग क्या होती हैं? जातियां होती है। 3 प्रकार की अलग क्या होती हैं? जातियां होती हैं। ये क्या है? टर्मिट एरिया। इस टर्मिट एरिया में हम बात करें तो 3 प्रकार की अलग अलग जातियां होती है। एक तो दीर्घपंखी वाली होती है। कौन सी होती है? एक जाति तो हम बात करें, एक जाति तो कौन सी होती है? ये कौन सी है? दीर्घपंखी वाली। एक दीर्घपंखी वाली होती है और एक लघुपंखी वाली होती है। हम बात करें एक कौन सी होती है? लघुपंखी वाली होती है। पंखी वाली। दूसरी हम बात करें अगली पंख विहीन, जिसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? पंख नहीं पाए जाते हैं। जिसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? पंख नहीं पाए जाते हैं। ये क्या कहलाती है? पंख विहीन। पंख विहीन कहलाती है। क्या कहलाती है? पंख विहीन कहलाती है। यानी कि सामान्यतः एक टर्मिट एरिया में 3 प्रकार की जनक जातियां पाई जाती हैं और जनक जातियां हम बात करें तो जनक जातियां 3 प्रकार की होती हैं। एक जिसमें एक पंख नहीं होते हैं, जिसमें दीर्घ पंख बड़े पंख होते हैं। दीर्घ पंखी का मतलब बड़े पंख वाली होती हैं। बड़े पंख वाली होती है, बड़े पंख वाली होती हैं। और एक होती है छोटे पंख वाली और एक में क्या नहीं पाए जाते हैं? पंख पाए ही नहीं जाते हैं। तो जो राजा और रानी जो होती हैं जनक जातियां होती हैं उनमें 3 प्रकार की हम बात करें, मैक्रोपिटोरस जो होते हैं इसमें दीर्घपंखी हो गया, लघुपंखी हो गया और पंख विहीन हो गया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं सती और महतो के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? सती और महतो के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सती ये सार्वभक्षी पॉलीफेगस हैं तथा खेतों और घरों में दोनों जगह, ये खेतों और घरों दोनों जगह में नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। याद रखना, ये दीमक के बारे में हम बात करें तो दीमक को हम स्टोरेज पेस्ट के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज पेस्ट के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि ये खेतों और घर दोनों जगहों पर क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाने वाला एक कीट है। तो वो कौन सा कीट है? उस कीट के बारे में हम बात करें तो वो जो कीट है वो कौन सा है? हम बात करें तो वो है टर्माइट। कौन सा है? टर्माइट। ठीक है, आगे हम बात करें कि ये खेतों और घरों दोनों जगह पर क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। केवल शिशु तथा वयस्क श्रमिक दीमक ही करते हैं। अब इसमें नुकसान पहुंचाने वाली जातियां कौन सी हैं? नुकसान पहुंचाने वाली जातियां आपको पता होना चाहिए। इसमें 2, एक तो जो छोटी अवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, और एक वयस्क, दोनों श्रमिक जो दीमक होता है। वयस्क श्रमिक दीमक, ध्यान रखना, श्रमिक राजा रानी और सैनिक कभी भी नहीं। जो श्रमिक जाति होती है वही क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। तो एक तो श्रमिक शिशु जो होता है, शिशु अवस्था के अंदर शिशु श्रमिक होता है और एक श्रमिक क्या होता है? वयस्क होता है। दोनों जातियां क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। दीमक का प्रकोप पौधशाला और नए रोपे गए पौध में अधिक होता है। कई बार तो अत्यधिक प्रकोप होने पर पौधशाला समाप्त हो जाती है और ये बंजर भूमि में उगाए उद्यानों में, याद रखना, हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा प्रकोप हो जाने से, दीमक की में ज़्यादा प्रकोप हो जाने से जो नर्सरी होती है, जो ट्रांसप्लांट या नए रोपे गए जो प्लांट होते हैं, नर्सरी से दूसरी जगह हम प्लांटिंग कर रहे हैं, दूसरी जगह पौधे उगा रहे हैं, ट्रांसप्लांटेड कर रहे हैं, तो यहां आपको पता होना चाहिए कि दीमक का प्रकोप से पौधशाला और नए रोपे गए पौधे
अधिक होते हैं, पौधे क्या होते हैं, अधिक होते हैं। कई बार तो अत्यधिक प्रकोप होने पर पौधशाला समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त हो जाती है? अधिक प्रकोप होने पर पौधशाला समाप्त हो जाती है और बंजर भूमि में उगाए गए उद्यानों में व्यापक विनाश करती है। क्या करती है? व्यापक विनाश करती है और प्राय भूमि के अंदर ही रहती है और पोषी पौधों की जड़ें खाकर क्षति पहुंचाती हैं। कभी कभी पौधों के तने में मिट्टी के सुरंगें बनाकर अंदर तने की छाल खा जाती है और लंबी दूरी ऊपर तक आ जाती है। मिट्टी युक्त गिलहरी प्राय रात्रि में बनाई जाती है और फसलों में सिंचित क्षेत्रों की फसलों की अपेक्षा असिंचित क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप अधिक होता है। यानी कि कहने का मतलब वही बात कह रहा है, ये कह रहा है कि पौधों भूमि के अंदर रहती है और पोषी पौधों की जड़ों को खाकर क्या करती है? क्षति पहुंचाती है। भूमि के क्या रहती है? ये अंदर रहती है और पोषी पौधों की जड़ें को खाकर क्या पहुंचाती है? क्षति पहुंचाती है। कहने का मतलब है यदि हम इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से देखें, एक तो ये क्या करते हैं, घरों के अंदर भी हम बात करें, पौधों के तनों में मिट्टी की सुरंगें बनाकर अंदर, देखो अब देखो यहां पर रात्रि के समय हम बात करें, ये भूमि के अंदर तो रहती है, ये टर्मिट एरिया बनाकर यहां पे भूमि के अंदर तो रहती हैं, लेकिन हम बात करें तो ये रात के समय में, हम बात करें किसके समय में? रात के समय में इस तरीके से टर्मिट एरिया बना लेती है। तने के ऊपर क्या बना लेती हैं? टर्मिट एरिया टर्मिट एरिया बना लेती हैं, जिसे निवय कहते हैं। और दोनों तरफ जो टर्मिट एरिया बन गई और पूरे को अंदर से देखो यहां से खोखला कर देती है। क्या कर देती है? खोखला कर देती है। यानी कि तना क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। तने को क्या कर देती है? खोखला कर देती है। क्या कर देती है? खोखला कर देती है। तो हम बात कर रहे हैं तने को क्या कर देती है? खोखला कर देती है। और इसके बाद में मिट्टी में सुरंगें, याद रखना पौधों के तने में, कभी कभी पौधों के तने में मिट्टी की सुरंगें बनाकर अंदर तक तने की छाल को खा जाती है। देखो मिट्टी की सुरंगें बना देती है। रात्रि के समय ये नीचे से ऊपर आकर इस तरीके से मिट्टी की क्या बना देती है? सुरंगें बना देती हैं। मिट्टी की क्या बना देती हैं? सुरंगें बना देती हैं। और पूरे तने के अंदर से जितनी भी छाल होती है, जाइलम फ्लोएम होते हैं, उनको क्या कर देती है? नष्ट कर देती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मुख्य रूप से एक बात और, यहां पर सिंचित क्षेत्र है, आपको पता है, जहां पर पानी देने की व्यवस्था है, यानी कि इरिगेटेड एरिया संचित क्षेत्र है, जहां पर पानी नलकूप है, कुएं हैं, जहां पर हम बात करें तो वहां पर से ज्यादा असंचित क्षेत्रों में इनका ज्यादा प्रकोप होता है। यानी कि हम बात करें मिट्टी युक्त गैलरी प्रात रात्रि को बनाई जाती है, और ये मिट्टी युक्त गैलरी बनाई जाती है रात्रि को बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? रात्रि को बनाई जाती है। फसलों में संचित क्षेत्रों की अपेक्षा असंचित क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है। ध्यान रखना, संचित क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप कम होता है। दीमक का क्या होता है? दीमक का प्रकोप कम होता है। और असंचित क्षेत्रों में हम बात करें असंचित क्षेत्रों में हम बात करें तो असंचित क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप क्या होगा? कम संचित क्षेत्रों में, और असंचित क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप क्या होगा? ज्यादा होगा। दीमक का प्रकोप क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा होगा। तो आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि दीमक की कौन सी प्रजाति है? श्रमिक की शिशु अवस्था और वयस्क दोनों नुकसान पहुंचाती है, और ये नर्सरी के पौधों को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, नए रोपे गए पौधों पर भी, और खेतों में भी, और घर पे भी स्टोरेज पेस्ट के रूप में। घरों पे आपने देखा होगा किवाड़ों के दरवाजों पर लग जाती है, किताबें रखी होती, तो किताबें को पूरी क्या करती है? भक्षण कर देती है। तो मुख्य रूप से दोनों तरफ से ये दीमक लगती है। तो हम पता होना चाहिए, दीमक द्वारा ग्रसित पौधे को दीमक द्वारा ग्रसित को हाथ से खींचने पर आसानी से ऊपर से निकल जाते हैं। यानी कि दीमक से द्वारा ग्रसित पौधे जो होते हैं उनको हाथ से खींचने पर, हाथ से खींचने पर आसानी से ऊपर की ओर निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? ऊपर की ओर निकल आते हैं। आपको पता होना चाहिए किसकी ओर निकल आते हैं? ऊपर की ओर निकल जाते हैं। किसकी ओर निकल जाते हैं? ऊपर। पूरे वर्ष में सक्रिय रहते हैं, किंतु वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप कम हो जाता है। देखो सफेद लट के बारे में, कातरा के बारे में हमने बात की कि वर्षा होने के बाद ये बाहर आते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे बारिश आती है तो बारिश आने की कंडीशन में ये इसका प्रकोप बहुत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वर्षा समाप्ति के पश्चात दीमक क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। वर्षा के समाप्ति के पश्चात दीमक क्या हो जाता है? पुनः क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। यानी कि कहानी रामायण पूरी यही है, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बात करें विनाश के बारे में तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कभी कभी पौधे के तने में मिट्टी सुरंगें बनाकर अंदर तक तने की छाल खा जाती है और लंबी दूरी तक ऊपर खा जाती है। मिट्टी युक्त गिलहरी प्राय रात्रि में बनाई जाती है। फसलों में संचित क्षेत्रों की फसलों की अपेक्षा असंचित क्षेत्रों में
असंचित क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप अधिक पाया जाता है। दीमक द्वारा ग्रसित को हाथ से खींचने पर आसानी से ऊपर निकल जाते हैं, पूरे वर्ष में सक्रिय रहते हैं, किंतु वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप कम हो जाता है और समाप्ति के पश्चात दीमक पुनः क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। आगे बात करें हम इसके जीवन चक्कर के बारे में। क्या बात करें, इसके जीवन चक्कर के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका जीवन चक्कर कैसा है, मानसून की प्रथम अच्छी वर्षा के पश्चात, यानी कि हम बात करें मानसून की प्रथम अच्छी वर्षा हो रही है, प्रथम अच्छी वर्षा के पश्चात सायकाल में पंक्तियुक्त दीर्घ पंक्ति जनक जातियां नर और मादा समूह अपने आश्रय से बाहर निकलती हैं और ये बाहर निकली सीधे प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं और निषेचन के पश्चात युगल भूमि के अंदर चले जाते हैं और युगल मिलकर छोटे छोटे नेप्यूटियल चैम्बर का निर्माण संतति उत्पन्न करते हैं और इनकी पूर्ण देखभाल करते हैं। देखभाल करते हैं। जब एक बार कॉलोनी में श्रमिकों की संख्या पर्याप्त जाती है तब ये श्रमिक अपने जन्मजाता युगल का शाही तरीके से पालन करते हैं। ये किस तरीके से पालन करते हैं, शाही तरीके से पालन करते हैं। और दीमक के अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं। दीमक के अंडे कैसे होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। यानी कि दीमक के अंडों के बारे में हम बात करें तो वो हल्के पीले किडनी शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, किडनी शेप के होते हैं। और याद रखना, इसमें ग्रीष्म ऋतु में 1 सप्ताह में इन अंडों से शिशु गिडार निकल जाते हैं और 6 माह में श्रमिकों का या सैनिकों के रूप में पूर्ण विकसित हो जाते हैं, जबकि जनक जातियों में परिपक्व होने में 1 से 2 वर्ष का समय लगता है। कितना लगता है, 1 से 2 वर्ष का। इसी प्रकार शिशु विभिन्न प्रकार के प्रोडों में परिवर्तित हो जाता है तथा वर्ष के केवल एक ही पीढ़ी मिलती है। देखो हम बात करें कि इस तरीके से इसमें लाइफ साइकिल होती है। जैसे वयस्क हैं, वयस्क कौन होगा, राजा और रानी। राजा और रानी दोनों हैं। जब राजा और रानी दोनों आपस में क्या करेंगे, निषेचन करेंगे, तो यहां पर इनके द्वारा 3 प्रकार की जातियों को जन्म दिया जाता है। एक हम बात करें, एक तो राजा होती हैं, राजा का भी जन्म हो सकता है, रानी का भी जन्म हो सकता है और एक श्रमिक का भी जन्म हो सकता है, श्रमिक, शिशु और सैनिक। अब इनसे राजा और रानी के निषेचन से जो शिशु बनते हैं, जो छोटे अंडे, जो किडनी शेप के अंडे दिए जाते हैं, इनके द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं, अंडे देने के बाद में एग दिया गया, अंडा दिया गया और इन अंडों से 3-4 प्रकार की जनक जातियां निकलती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की जनक जातियां निकलती है। एक राजा निकलता है, रानी, श्रमिक, सैनिक। अब नुकसान कौन सी पूछाएगी, नुकसान के बारे में हम डिस्कस करें तो श्रमिक वयस्क जो होता है, एक तो श्रमिक वयस्क और श्रमिक का जो शिशु होता है, एक तो शिशु और कौन, वयस्क, ये दोनों क्या करते हैं, ये टर्मिट एरिया बनाते हैं और टर्मिट एरिया बनाकर पौधों की जड़ों को खोखली कर देते हैं। पौधों की जड़ों को क्या कर देते हैं, खोखली कर देते हैं। और ये शिशु और वयस्क दोनों ही इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। और ये वयस्क श्रमिक जो हैं वही क्या करते हैं, सैनिक क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है, इसका काम नहीं, इसके माउथ पार्ट साधारण होते हैं। ये क्या करते हैं, निषेचन करने का काम करते हैं, शाही सदस्य होते हैं, इनका तो काम नहीं। श्रमिक के द्वारा ही हम बात करें तो श्रमिक के द्वारा ही इनके वयस्क और वे पौधों में टर्मिट एरिया बना देते हैं, यहाँ पर शाही घर बना देते हैं और क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो याद रखना, इस तरीके से इनकी क्या है, लाइफ साइकिल है। और इस लाइफ साइकिल के माध्यम से हम बताना चाहता हूं कि शिशु और वयस्क इस तरीके से इसमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जो राजा और रानी क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, वयस्क हैं, दोनों वयस्क निषेचन की क्रिया करेंगे, मैथुन की क्रिया करेंगे। और मैथुन की क्रिया के दौरान हम बात करें, मैथुन की क्रिया के दौरान राजा और रानी बन सकती है श्रमिक। तो श्रमिक जो है, श्रमिक वाला क्या काम है, पालन पोषण करना, भोजन प्राप्त करना। जब इनके माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, श्रमिक के माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इस कारण भोजन का निर्माण करने का काम, पूरी टर्मिट एरिया में भोजन का निर्माण करने का काम कौन करता है, पूरा हम बात करें तो वो श्रमिक जाति करती है। कौन सी करती हैं, श्रमिक जाति करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके से हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, और राजा और रानी अंडे देती हैं और एक बार अपनी रानी जो हैं लगभग 80,000 अंडे देती है एक दिन में, 80,000।
और इन 80,000 अंडों से अब राजा भी बन सकता है, रानी भी निकल सकती है, श्रमिक सैनिक। इसमें सैनिक वाली जो जाति है, कौन सी जाति है? सैनिक वाली जो जाति है, इस सैनिक वाली जाति का क्या काम है? रक्षा करने का काम होता है। क्या काम होता है? रक्षा करने का क्या होता है? काम होता है। और उसके बाद में जो श्रमिक है, सो वर्कर हैं, ये वर्कर क्या काम करती है? इसका जो शिशु और वयस्क होता है, इनमें मजबूत क्या होते हैं? मुखांक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुखांक पाए जाते हैं। इसी के कारण ये मैं बात करूं तो ये पूरी टर्मिट एरिया बनाता है, और टर्मिट एरिया बनाकर लगभग हम बात करें, ये क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं, ये सारी क्या हो गए? मजबूत हो गया। आगे हम बात करने वाले हैं इसके प्रबंध के बारे में। इसके किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्रबंध के बारे में, यानी कि मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? मैनेजमेंट के बारे में। पहला कौन सा है? सस्य प्रबंध। टर्मिट एरिया की खुदाई करके रानी, दीमक और अन्य पूरक जनक जातियों को नष्ट कर देना चाहिए। यदि आपको लगे कि पौधों के आसपास आपको पता है कि दीमक की टर्मिट एरिया बनी हुई है, पता लग जाता है वहां पर, जब उसमें पानी नहीं देते, असंचित होता है, तो वहां पर पता लग जाता है कि यहाँ पे टर्मिट एरिया की खुदाई करके रानी, दीमक और अन्य पूरक जनजातियों को नष्ट कर देना जातियों को क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद में खेतों में हरी खाद, ग्रीन मैन्यूरिंग और कच्ची गोबर खाद नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये दीमक को आकर्षित करती है। एक तो पहली बात, खेतों में जब भी हम क्या करते हैं? कच्ची गोबर की खाद डालते हैं, तो कच्ची गोबर की खाद डालते हैं तो खेतों में हरी खाद डालते हैं, और एक कच्ची गोबर की खाद नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये दीमक को आकर्षित करते हैं। यानी कि दीमक को आकर्षित करने वाले कौन से होते हैं? एक तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो वहाँ पर उस खेत में दीमक लगने के ज़्यादा क्या होते हैं? चांस होते हैं। और खेतों में मौजूद फसलों के अवशेषों को इकट्ठा कर क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। खेतों में मौजूद फसलों के अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। जितने भी अवशेष हैं उनको इकट्ठा करके, उनको क्या करके? इकट्ठा करके क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे रासायनिक प्रबंध के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रासायनिक प्रबंध के बारे में। रासायनिक प्रबंध के बारे में हम देखें तो रासायनिक प्रबंध कौन सा है इसमें? रासायनिक प्रबंध ये रहा। दीमक का प्रकोप प्रतिवर्ष नियमित रूप से आने वाले खेतों में वो फसल लगाने से पूर्व 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मेलाथियोन चूर्ण के उसे उपचारित करना चाहिए। यानी कि दीमक का प्रकोप प्रतिवर्ष नियमित रूप से आने वाले खेतों को फसल लगाने से पहले, क्या लगाने से पहले? फसल लगाने से पहले 25, हम बात करें 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मेलाथियोन चूर्ण से उपचारित करना चाहिए। मेलाथियन चूर्ण से क्या करना चाहिए? उपचारित करना चाहिए। गेहूं के बीजों को बुआई से 24 घंटे पहले क्लोरोपाइरोपोस, यानी हम बात करें गेहूं के बीजों को बुआई के 24 घंटे पहले क्लोरोपाइरोपोस 20 EC या क्यूनोलोफोस 20 EC 400 ml मात्रा को 5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति क्विंटल की दर से क्या करें? उपचारित करने चाहिए, उपचारित करना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बीजों को बुआई के 24 घंटे पहले क्लोरोपाइरोपोस 20 EC और क्यूनोलोफोस 20 EC 400 मिली मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति क्विंटल की दर से क्या करना चाहिए? उपचारित करना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। दीमक का प्रकोप प्रतिवर्ष नियमित रूप से आने वाले खेतों में फसल लगाने से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मेलाथियन चूर्ण से क्या करना चाहिए? उपचारित करना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। और गेहूं के बीजों को बुआई के 24 घंटे से पहले क्लोरोपाइरोपोस 20 EC का और इसी 400 मिली मात्रा को 5 लीटर के पानी से मिलाकर प्रति क्विंटल की दर से क्या करें? उपचारित करना चाहिए। करने से कीट का प्रकोप नहीं होता है। खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरोपोस 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ देना चाहिए। क्लोरोपाइरोपोस 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ देना चाहिए। और पौधों की रोपाई से पूर्व गड्ढों में मेलाथियोन 5% चूर्ण, मेलाथियोन 5% चूर्ण, याद रखना, मेलाथियोन 5% चूर्ण 50 ग्राम प्रति गड्ढे की दर से उपचारित करना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पौधों की रोपाई से पूर्व गड्ढों में
मेलाथियोन 5% क्या चूर्ण, मेलाथियोन का कितना प्रतिशत चूर्ण, 5% चूर्ण से 50 ग्राम प्रति गड्ढे की, यानी कि कितने ग्राम, 50 ग्राम प्रति गड्ढे की दर से उपचारित करना चाहिए। पौधों को तने को 2 ml मेलाथियोन, पौधों के तनों को 2 ml मेलाथियोन 50 EC प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उचित अंतराल पर क्या करें, उपचारित रखना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। पुराने बगीचों के पौधों में थावलों की अच्छी खुदाई करके, पुराने बगीचों की थावलों की अच्छी खुदाई करने के पश्चात ऊपर वर्णित चूर्ण कीटनाशक 200 ग्राम प्रति पौधा की दर से क्लोरोपाइरोफॉस 20 EC और प्रति लीटर 5 लीटर पानी के घोल से उपचारित करके दीमक का प्रभाव को नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको ये सारी चीज मैंने आपको बता दी हैं। एक बार हम इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं, जो चीज हमने पढ़ी है एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम दीमक के बारे में पढ़ रहे थे। दीमक का हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा कि दीमक का वैज्ञानिक ओडेंटोटर्मिस ओबेशियस है। दीमक का एक बार रिवाइज कर रहे हैं वापिस, और ये आइसोपटेरा कुल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, आइसोपटेरा कुल के अंतर्गत आता है। इसका फैमिली कौन सी है, सॉरी आइसोपटेरा गण के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक नाम ओडेंटोटर्मिस ओबेशियस है और टर्मिटिएडिस क्या है, कुल है। दीमक को व्हाइट एंट के नाम से जाना जाता है और विश्व में, पूरे विश्व के अंदर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जहां पर असंचित एरिया, जहां पर पानी नहीं है, पानी की समस्या है, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया देशों में इसका बहुतायत में पाई जाती है। दीमक एक सामाजिक कीट होता है, ध्यान रखना, जो टर्मिट एरिया बनाता है। और टर्मिट एरिया कौन बनाता है, टर्मिट एरिया आपको पता है श्रमिक वाली जाति क्या बनाती है, टर्मिट एरिया बनाती है। और मैंने ये भी बताया है टर्मिट एरिया श्रमिकों के द्वारा बनाई जाती है। यानी कि टर्मिट एरिया सर क्या होती है, दीमक का जो सुरंग बनाई जाती है, आपको पता है एक प्रकार से सोयल की, मिट्टी की एक सुरंग सी बनाई जाती है, उसमें बहुत सारे वो होते हैं, छेद होते हैं, वहां पर दीमक पाई जाती है। निवह यानी कि रहने का जो घर बनाया जाता है श्रमिक के द्वारा, श्रमिक दीमक के द्वारा, उसे टर्मिट एरिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टर्मिट एरिया कहते हैं। और शारीरिक बनावट के हिसाब से हम देखें, उनका शारीरिक बनावट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करें तो यहां पे इन जातियों को श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी के अंतर्गत बांटा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हमने किसके बारे में बात की, आगे फिर हमने क्या बात किया, ये जो श्रमिक है उसके बारे में हमने बात की। डायग्राम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि इस तरीके से टर्मिट एरिया बनाते हैं। इस शारीरिक बनावट के हिसाब से इसमें राजा, रानी और श्रमिक पाए जाते हैं। राजा, रानी और क्या पाए जाते हैं, श्रमिक पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हम बात करें 80 से 90% श्रमिक पाई जाती है, 5% राजा और रानी, और सैनिक कितने परसेंट पाए जाते हैं, 3 से 5% पाए जाते हैं। यानी कि टर्मिट एरिया में सबसे ज्यादा श्रमिक ही पाए जाते हैं, यानी कि वर्कर ही की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद में हमने सैनिक के बारे में पढ़ा, जिसकी संख्या हम बात करें। और फिर राजा रानी का क्या काम है, शाही सदस्य होते हैं, और राजा का कार्य होता है मादा को निषेचित करना होता है। रानी कॉलोनी की संस्थापक होती है, और रानी दीमक के निवास सबसे बड़ा आकार के, देखो दीमक के जो टर्मिट एरिया जो होता है, घर होता है, उसमें सबसे बड़े आकार की रानी होती है। ध्यान रखना, यह चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्मिट एरिया में सबसे बड़े आकार की रानी होती है, ध्यान रखना। और रानी दीमक 1 सेकंड में 1 अंडा देती है, और यह क्रम संपूर्ण जीवन काल में चलता रहता है। और मादा का जीवन 5 से 10 वर्ष का होता है। रानी का मतलब, रानी जो होती है वो 1 सेकंड में 1 अंडा देती है, और ये काम संपूर्ण जीवन चक्कर, अपनी लाइफ साइकिल, यानी कि 5 से 10 वर्ष का होता है। इनकी लाइफ साइकिल कितने साल की होती है, 5 से 10, और 1 सेकंड में 1 अंडा देती है रानी, और अपने संपूर्ण जीवन काल में देती है। तो बताइए, इसका जब हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। और मादा का जीवन 5 से 10 वर्ष का होता है। मादा की कुछ जातियां एक दिन में 80,000 अंडे दे सकती है। जो टर्मिट एरिया है उसमें 3 प्रकार की जनक जातियां हैं, एक दीर्घपंखी है, लघुपंखी है, पंखविहीन है। नुकसान मैंने आपको बता दिया कि ये सर्वभक्षी कीट है तथा खेतों और घरों दोनों की जगह है नुकसान पहुंचाता है।
केवल शिशु तथा वयस्क श्रमिक दीमक ही करते हैं। दीमक का प्रकोप पौधशाला और नए रोपे गए पौधों में अधिक होता है। कई बार तो अत्यधिक प्रकोप होने पर पौधशाला ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। प्रकोप जब ज्यादा हो जाएगा तो पौधशाला क्या हो जाती है, इसमें समाप्त हो जाती है। और ये बंजर भूमि में उगाए गए उद्यानों में व्यापक रूप से विनाश करती है। भूमि के अंदर रहती है, पोषी पौधों की जड़ें खाकर क्षति पहुंचाती है। कभी कभी पौधों के तने में मिट्टी की सुरंगें बनाकर अंदर तने की छाल खा जाती है और लंबी दूरी तक इस तरीके से ये नुकसान पहुंचाती है। तो जहां पर असंचित क्षेत्र होता है, असंचित क्षेत्रों में ये नुकसान क्या पहुंचाती है, ज्यादा पहुंचाती है। किंतु वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वर्षा ऋतु में हम बात करें तो वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप कम हो जाता है। आगे हमने बात की थी, आगे हम बात करने वाले हैं इसके जीवन चक्र के बारे में। जीवन चक्र एक सिंपल जीवन चक्र होता है। ये जो मादा जो होती है वो किडनी शेप के अंडे देती हैं और यहां से इस तरीके से हम बात करें, मानसून की प्रथम अच्छी वर्षा के पश्चात सायकाल में पंख युक्त दीर्घपंखी जनक जातियां नर और मादा समूह में आश्रय बाहर निकलती है। जब भी मानसून की प्रथम अच्छी बारिश के बाद में ये जो नर और मादा होती है दीर्घपंखी होती है, पंख लंबे लंबे होते हैं और बाहर की तरफ निकलती हैं और बाहर निकलकर ये कहीं सीधे ही प्रकाश की ओर आकर्षित होती है। निषेचन के पश्चात युगल भूमि के अंदर चले जाते हैं। युगल मिलकर छोटे छोटे नेचुपिट्यूल चैम्बर निर्माण संतति उत्पन्न करते हैं और इनकी पूर्ण देखभाल करते हैं। जब एक बार कॉलोनी में श्रमिकों की संख्या पर्याप्त हो जाती है तब श्रमिक अपने जन्मदाता युगल का सही तरीके से पालन करते हैं और दीमक के अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं और ये 6 माह में श्रमिक के रूप में बदल जाते हैं। तो ये सारी चीज मैंने बता दी हैं। और फिर इसके बाद में मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया। एक तरीके से मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया कि ये किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं और ये किस तरीके से देती हैं। शस्य प्रबंध में मैंने आपको क्या बताया कि टर्मिनेट एरिया खुदाई करके रानी दीपक व अन्य पूरक जनजातियों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। आगे हमने क्या बात की, खेतों में हरी खाद, यानी जब भी हम खेतों में हरी खाद डालते हैं तो कच्ची गोबर की खाद नहीं डालनी चाहिए क्योंकि दीमक आकर्षित होता है। खेतों में मौजूद फसलों में अवशेषों को इकट्ठा कर क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। खेतों में जो मौजूद फसलों के अवशेष हैं उनको इकट्ठा करके क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। अवशेषों को इकट्ठा कर क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। रासायनिक प्रबंध के बारे में बात करें तो दीमक का प्रकोप प्रतिवर्ष नियमित रूप से आने पर खेतों में फसल लगाने से पहले आपको पता है कि खेत में प्रतिवर्ष दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप प्रति हेक्टेयर की दर से मेलाथियन चूर्ण से उपचारित करना चाहिए। किससे उपचारित करना चाहिए, मेलाथियन के चूर्ण से उपचारित करना चाहिए। और उसके बाद में गेहूं के बीजों को बुआई से 24 घंटे पहले क्लोरोपाइरोपोस 20 AC और क्यूनोलोपोस 20 इस 400 मिली की मात्रा से 5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति क्विंटल से दर से उपचारित करना चाहिए। ये मैंने आपको बता ही दिया। और इसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं यानी कि कल वाली क्लास में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के बारे में मैं बता देता हूं अपन खपरा बीटल के बारे में। जेठ 2021 में अभी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा भंडारण कीट है। खपरा बीटल से हमेशा खपरा भृंग से, क्योंकि ये स्टोरेज पेस्ट है। ये मुख्य रूप से हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट हैं क्योंकि ये भंडारण में लगने वाला प्रमुख कीट है जिसे खपरा भृंग या खपरा बीटल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, खपरा भृंग या खपरा बीटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खपरा बीटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, खपरा बीटल। तो खपरा बीटल वो मुख्य रूप से दीमक जो है घरों में भी नुकसान पहुंचाता था, स्टोरेज के रूप में भी काम करता है और हम बात करें बाहर पौधों पर भी नुकसान पहुंचाता था। और पहले जो सारे जितने भी पढ़े मुख्य रूप से पौधों पर नुकसान पहुंचाने वाले कीट पढ़े, लेकिन ये अपन पहला इंसेक्ट पढ़ रहे हैं भंडारण पर लगने वाला कीट। इसके बारे में 5-7 मिनट आपको थोड़ी सी जनरल जानकारी देता हूं, फिर उस कल वाली क्लास में इसकी संपूर्ण लाइफ साइकिल के बारे में, ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, भंडारण में लगने वाले किस तरीके से लगता है, कितनी इसको नमी की आवश्यकता होती है, कितनी इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इन सभी के बारे में कल की क्लास जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तो इसकी सामान्य जानकारी में 4-5 मिनट आपको सामान्य जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से अगली वाली क्लास में अच्छे से समझ में आ जाए। देखो खपरा बीटल के बारे में हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि खपरा बीटल जो है वो मुख्य रूप से हम बात करें तो भंडारण में लगने वाला कीट है। ये पौधों पर
लगने वाला कीट नहीं है। जब हार्वेस्टिंग करने के बाद में गेहूं धान वाले फसलों को, धान को, इनको हम भंडारण करते हैं, दलहनी फसलों को, तो भंडारण पर लगने वाला जो कीट आपको दे रखा है वो इंपॉर्टेंट खपरा भृंग दे रखा है। कौन सा दे रखा है? खपरा भृंग दे रखा है। और जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसका क्लासिफिकेशन ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य रूप से तो इसका जो साइंटिफिक नाम है, इसका जो क्या है साइंटिफिक नाम है, वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, यानी कि ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम, याद रखना इसका क्या नाम है? ट्रोकोडर्मा ग्रेरियम। और वैज्ञानिक नाम है। इसका गण कौन सा है? ऑर्डर के बारे में हम बात करें, कोलियोप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। कौन से ऑर्डर के अंतर्गत आता है? कोलियोप्टेरा। और कुल किसके अंतर्गत आता है? डर्मेस्टेडी। याद रखना, कुल किसके अंतर्गत आता है? डर्मेस्टेडी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? डर्मेस्टेडी के अंतर्गत आता है। तो कुल किसमें आता है? डर्मेस्टेडी के अंदर। और गण किसके अंदर आता है? कोलियोप्टेरा के अंदर। और इसका साइंटिफिक नाम हम बात करें, इसके साइंटिफिक नाम के बारे में हम बात करें तो उसको ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम बोलते हैं। ऑर्डर कौन से के अंतर्गत आता है? कोलियोप्टेरा। कुल क्या आती है इसमें? डर्मेस्टेडी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस कीट का उत्पत्ति स्थान स्थल जो होता है भारत ही होता है। ध्यान रखना, भारत ये संसार के उन सभी देशों में प्रचुरता मिलता है जहां पर तापक्रम 32 से 44 डिग्री रहता है, तथा याद रखना टेम्परेचर, ध्यान रखना 32 से 44 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जहां पर रहता है और 85 से 90% तक उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी पाई जाती है। जैसे भारत, अफ्रीका, म्यांमार, इन देशों में इसकी क्या पाई जाती है? मुख्य रूप से पाकिस्तान, चीन आदि प्रमुख मिलते हैं। भारत में लगभग सभी प्रदेशों में मिलता है। तो इस कीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस कीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। यदि हम बात करें इस कीट में स्टोरेज पर लगने वाला पेस्ट है। क्या लगने वाला पेस्ट है? स्टोरेज पर लगने वाला पेस्ट है। और स्टोरेज में लगने वाले पेस्ट में हम बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बात करें तो एक तरीके से, इस तरीके से हम बात करें तो ये मुख्य रूप से हम देखें तो इसमें हम बात करें तो भारत की लगभग सभी प्रदेशों में मिलता है। और लक्षण के बारे में हम देखें तो लक्षण देखो, इस कीट की पूर्ण विकसित भृंग कतई रंग तथा लंबे बड़े बालों से युक्त लगभग 4 mm लंबा होता है। यानी कि ये 4 mm के आसपास क्या होता है? लंबा होता है, छोटा होता है, गहरे कतई रंग का होता है। इसके बाद में ये कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है, इन सब के बारे में कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे? बात करने वाले हैं। कल वाली क्लास में हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में बेर की फल मक्खी के बारे में पढ़ेंगे और बेल की फल मक्खी के बाद में हम बात करेंगे। हाँ, तो ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है इसके बारे में हम कल वाली क्लास में कंप्लीट रूप से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया। तो कल वाली क्लास में हम खपरा बीटल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। खपरा बीटल किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको पर्टिकुलर हर क्लास में आपको एक इंसेक्ट कंप्लीट किया जा रहा है। यानी कि हर क्लास में, जैसे आज की क्लास में मैंने आपको दीमक अच्छे से बढ़ा दिया, दीमक के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगली क्लास में तो इस तरीके से हर क्लास में आपको इस तरीके से बताया जाएगा। आपको खपरा बीटल के ये याद रखना होगा कि ये एग्जेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था कि खपरा बीटल जो है कौन से टेम्परेचर पर, मुख्य रूप से हम बात करें टेम्परेचर के बारे में, तो कौन से टेम्परेचर पर ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर हम बात करें तो इसके लिए जो टेम्परेचर होता है 32 सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर जहाँ होता है, और जहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस करें तो 80 से 90% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर ये क्या करते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये एक प्रकार से स्टोरेज पेस्ट हैं। और हम किसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में? स्टोरेज पेस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। कैसे नुकसान पहुंचाता है, किस तरीके से ये कितने इसकी प्रबंध कैसे किया जा सकता है, जितने भी भंडारण जो कीट होते हैं उनका हम प्रबंध किस तरीके से कर सकते हैं, उन प्रबंध के बारे में संपूर्ण रूप से हम क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। और जानकारी के हिसाब से हम अगली क्लास के अंदर बताएंगे। और एक चीज़ और, उसके बाद में 2-3 इंसेक्ट और बचे हैं आपके। एक तो बेर की फ्रूट फ्लाई बची हैं, अनार की तितली बची हैं,
हैं, इन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो चीज़ पढ़ी है उनको आप रिवाइज करते रहिए। जिस तरीके से मैंने आपको आज दीमक पढ़ाया तो आपको दीमक को रिवाइज करते रहना है, उसको किस तरीके से टर्मिट एरिया बनाते हैं, किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाते हैं और ये कैसे सुरंग बनाते हैं तने के अंदर, और इसके लिए प्रबंध के लिए क्या करते हैं, टर्मिट एरिया की खुदाई करके उसको क्या कर देना चाहिए, नेस्ट कर देना चाहिए। इस तरीके से हमारे को सारी चीज़ अच्छे से क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़ यह है कि जैसे दीमक तो सभी फसलों पर क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, चाहे आप कोई सी भी फसल हो, मुख्य रूप से सब्जियों वाली फसलों पर और नर्सरी वाले फसलों पर, हर प्रकार की फसलों पर दीमक क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये चीज़ भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि दीमक जो है वो किस तरीके से नुकसान पहुँचाता है। तो अब हम कल वाली क्लास के अंदर किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कल वाली क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं या अभी अगली क्लास जो होगी उसमें हम खपरा बीटल के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, खपरा बीटल के बारे में। धन्यवाद।